आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की बैठक में लिए गए निर्णयों का ऐलान कर दिया गया। आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार है। रेपो रेट में बदलाव न होने का मतलब यह हुआ कि ईएमआई या लोन की ब्याज दरों पर नई राहत नहीं मिलेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी कमज़ोर है, लेकिन कोरोना की मार के बाद देश की अर्थव्यवस्था अब सुधर रही है। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है, खुदरा महंगाई दर नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2020-2021 में जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रहेगी। जून में लगातार चौथे महीने भारत के व्यापार निर्यात में कमी आई। घरेलू मांग में कमी और अंतर्राष्ट्रीय क्रूड तेल के दामों में कमी की वजह से जून महीने में आयात में काफ़ी कमी आई। वहीं इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों में सुधार की शुरुआत हो गई थी, लेकिन संक्रमण के बढ़ते मामले लॉकडाउन लगाने को मजबूर कर गए। वैश्विक आर्थिक गतिविधियां कमज़ोर बनी हुई हैं और कोविड-19 मामलों में उछाल ने पुनरुद्धार की शुरुआती संकेतों को कमज़ोर किया। आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं बरकरार हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में महंगाई का दबाव बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अहमदाबाद के एक निजी कोविड अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगने की घटना पर दुख जताया और हताहत हुए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और अहमदाबाद की मेयर बिजल पटेल से इस सिलसिले में बात भी की और हालात का जायजा लिया। सीएम विजय रूपाणी ने घटना की जांच के लिए आदेश दे दिए। 3 दिन में जांच रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए। इसी बीच पीएमओ ने मुआवजे का ऐलान भी किया। पीएमओ ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि अहमदाबाद में अस्पताल में लगी आग में मृतकों के परिजनों को मुआवजा मिलेगा और तो वहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गौरतलब है कि अहमदाबाद में नवरंगपुर इलाके के श्रेय अस्पताल के आईसीयू वार्ड में गुरुवार तड़के आग लग गई, जिसमें 8 मरीजों की मौत हो गई। यह अस्पताल कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए चिन्हित था। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि अहमदाबाद के अस्पताल में हुई आग की दुखद घटना से मन व्यथित हो गया। शोक संतप्ति परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और मेयर पटेल से बात कर उन्होंने वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाई जा रही है। वहीं स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक अस्पताल में कोविड-19 के करीब 40 अन्य मरीजों को बचा लिया गया और उन्हें शहर के एक अन्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने चीन मुद्दे पर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने पूछा कि चीनी घुसपैठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ क्यों बोल रहे हैं। राहुल ने यह सवाल एक रिपोर्ट को शेयर करते हुए पूछा, जिसमें लिखा है कि रक्षा प्रतिष्ठान ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया कि चीनी सैनिकों ने मई में पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी। रक्षा मंत्रालय की साइट पर अपलोड किए गए नए दस्तावेज में लिखा है कि चीनी पक्ष ने 17-18 मई को कुग्रांग नाला, गोगरा और पैंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे के क्षेत्रों में अतिक्रमण किया है। 5 मई के बाद से गलवान घाटी में तनाव बढ़ा है। रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज के मुताबिक 5 मई के बाद से एलएसी के साथ और गलवान घाटी में चीनी आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। चीनी सेना ने 17-18 मई को कुग्रांग नाला, गोगरा और पैंगोंग त्सो के क्षेत्रों में अतिक्रमण किया। खास बात है कि रक्षा मंत्रालय ने अतिक्रमण शब्द का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान के कराची में बुधवार को निकाली गई कराची रैली पर ग्रेनेड से हमला हुआ, जिसमें कम से कम 40 लोग घायल हुए। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ यह रैली निकाली गई थी। 5 अगस्त को इसकी पहली वर्षगांठ थी, जिसके विरोध में यह कराची में
रैली निकाली गई। ग्रेनेड हमले में घायल हुए लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई गई। कराची के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। वहीं कराची पुलिस प्रमुख गुलाम नबी मेनन ने कहा कि रैली पर ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हैं। इस हमले की जिम्मेदारी सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी नामक संगठन ने ली। यह एक अलगाववादी संगठन है जो पिछले कुछ महीनों में काफ़ी सक्रिय हुआ है। जून महीने में इस इलाके में 3 धमाके हुए थे, जिसकी जिम्मेदारी इसी संगठन ने ली थी। इसमें 4 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें 2 जवान भी शामिल थे। वहीं इस रैली पर ग्रेनेड हमला तब हुआ जब पूरे पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर रैलियां निकाली गईं। कराची रैली को जमाते इस्लामी ने आयोजित किया था। इस हमले के बाद रैली को रोक दिया गया। पिछले साल भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को वापस ले लिया था। सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म करते हुए जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया था। जम्मू कश्मीर में एक और सरपंच की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। कुलगाम जिले के काजीगुंड ब्लॉक के वेसू गांव में बीजेपी सरपंच पर गुरुवार को आतंकियों ने हमला कर दिया। उन्हें गोली मारी गई। तुरंत बीजेपी सरपंच को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने बीजेपी सरपंच सजाद अहमद खांडे को गोली मारी। हमला उस समय हुआ जब वह वेसू में अपने घर के पास खड़े थे। बीजेपी सरपंच को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीजेपी सरपंच सजाद अहमद को जीएमसी अनंतनाग में एडमिट करवाया गया था। जीएमसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सोफी ने कहा कि बीजेपी सरपंच सजाद अहमद की मौत अस्पताल आने से पहले ही हो गई थी। पिछले 48 घंटे के अंदर दूसरे बीजेपी सरपंच पर आतंकियों ने हमला किया। इससे पहले 4 अगस्त की शाम को काजीगुंड अखरान में आतंकियों ने बीजेपी पंच आरिफ अहमद पर हमला किया था। वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं इससे पहले 8 जुलाई को बांदीपोरा में आतंकियों ने बीजेपी नेता शेख वसीम, उनके पिता और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शेख वसीम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे और अपने परिवार के साथ पड़ोस की एक दुकान में बैठे थे जब आतंकवादियों ने गोलियां चलाई। जिस समय यह हादसा हुआ वहां कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने निजी सुरक्षा अधिकारियों को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। चीन के जरिए जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मसला बनाने की कोशिश में जुटे पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। जम्मू कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई अनौपचारिक चर्चा बिना किसी निष्कर्ष के खत्म हो गई। बंद कमरे में हुई बैठक में ना तो चर्चा का कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया गया और ना ही अपना कोई निर्णय जाहिर किया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत त्रिमूर्ति ने एक ट्वीट करके कहा कि पाकिस्तान का एक और प्रयास विफल रहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज की बैठक बंद कमरे में हुई थी, अनौपचारिक थी। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया और इसका कोई परिणाम नहीं निकला। लगभग सभी देशों ने माना कि जम्मू कश्मीर एक द्विपक्षीय मसला है और सुरक्षा परिषद के समय और ध्यान का हकदार नहीं है। दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की पहली वर्षगांठ पर पाकिस्तान ने इस मसले को सुरक्षा परिषद में उठाने की चाल चली थी। लद्दाख को केंद्र प्रशासित रुख बनाने के फैसले और एलएसी पर भारत के कड़क रुख से बौखलाया चीन भी अब अपने सदाबहार दोस्त की चाल में शामिल था। तो वहीं अमेरिका चीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बुधवार को यह संकेत देते हुए कहा कि हम गैर भरोसेमंद चीनी कंपनियों को देश में नहीं चलने देंगे। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पोम्पियो ने कहा कि हम गैर विश्वसनीय चीनी ऐप्स को यूएस ऐप स्टोर से हटते देखना चाहते हैं और इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से देश हित में टिकटॉक पर कार्रवाई ऐलान इसी का हिस्सा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन की टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम कर रहे हैं कि गैर भरोसेमंद चीन दूरसंचार कंपनियां अमेरिका और दूसरे देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवाएं प्रदान न कर पाए। पोम्पियो के बयान से साफ है कि यूएस चीनी टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकता है। कोरोना संकट के बीच चीन से आई खबर ने दुनिया को एक बार फिर से डरा दिया है। चीन में एक और संक्रामक
बीमारी पैर फैला रही है। अब तक इस बीमारी से 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 से अधिक संक्रमित बताए गए। चीन की सरकारी मीडिया ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। टिकजनित इस बीमारी एक व्यक्ति ने दूसरे में फैलाने की आशंका को देखते हुए चीन में अलर्ट जारी किया गया है। वही जानकारी के मुताबिक पूर्वी चीन के जिगांसू प्रांत में इस साल की पहली छमाही में 37 से ज़्यादा लोग SFTS वायरस के संपर्क में आए थे। इसके बाद 23 लोग पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत में संक्रमित पाए गए और अभी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वायरस से पीड़ित एक महिला में पहले बुखार, खांसी और जैसे लक्षण दिखाए गए। इसके बाद जांच में डॉक्टरों ने पाया कि उसके शरीर में ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। हालांकि 1 महीने के इलाज के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि वायरस के कारण अब तक अनहुई और पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है। वैसे SFTS वायरस चीन के लिए नया नहीं है। चीन में 2011 में इसका पता चला था, लेकिन कोरोना संकट के बीच जिस तरह से इसके नए मामले सामने आए उसने सभी की चिंता बढ़ा दी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संक्रमण पशुओं के शरीर पर चिपकने वाले टिक जैसे कीड़े से मनुष्य में फैल सकता है और फिर इसका तेजी से प्रसार हो सकता है। आर्मी के जवानों को सोशल मीडिया ऐप डिलीट करने के सेना के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया है कि जवानों को सुरक्षा और इंटेलिजेंस की सूचनाओं को देखते हुए सेना को यह निर्णय लेना पड़ा है। कोर्ट को सेना के इस मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं लगती। कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान सेना की ओर से इस मामले में एक सीलबंद ड्राफ्ट भी दायर किया गया था। वहीं कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सेना को अपने जवानों में किसी भी तरह के हनी ट्रैप से बचाने के लिए सोशल मीडिया ऐप को डिलीट करने का फैसला लेना पड़ा। इसके अलावा इंटेलिजेंस से मिलने वाले इनपुट्स के आधार पर सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल कर रहे और दूर दराज के इलाकों में तैनात जवानों की खुद की सुरक्षा दांव पर थी। इसके अलावा जवानों से जुड़ी हुई संवेदनशील जानकारियाँ इन ऐप के माध्यम से अपडेट हो रही हैं, जो खतरनाक स्थिति है। आपको बता दें कि फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया से जुड़े हुए 99 ऐप और वेबसाइट को आर्मी के जवानों को 15 जुलाई तक डिलीट करने के आदेश दिए गए थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने सोसाइटी घोटाले मामले में केंद्रीय मंत्री और उनकी पत्नी के खिलाफ जांच के एडीजे कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। जस्टिस SK शर्मा ने अपने अंतरिम आदेश केवल चंद डागलिया की याचिका पर दिया। गजेंद्र सिंह के साथ ही डागलिया को याचिका में आरोपी बनाया गया। वहीं कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि CRPC की धारा 173(8) के तहत जांच जारी रखने के संबंध में दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है, लेकिन शिकायतकर्ताओं ने गजेंद्र सिंह और उसकी पत्नी समेत केवल चंद डागलिया पर आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार करने और उनकी संपत्ति को जब्त करने की मांग की है। हालांकि इस मामले में एडीजे कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए प्रार्थियों का पक्ष नहीं सुना, जिसे कानून सम्मत नहीं माना जा सकता है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब हर रोज 50,000 से ज़्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। वहीं अगर बीते दिन की बात करें तो देश में एक दिन में 56,626 नए मामले सामने आए, जबकि 919 लोगों की मौत हो गई। इस तरह से अब देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 19,63,239 हो गई है, जबकि कुल मृतकों का आंकड़ा 40,739 पर पहुंच गया है। वहीं इसके अलावा देश में एक दिन में 45,540 कोरोना मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद यह आंकड़ा बढ़कर 13,27,200 पर पहुंच गया। हालांकि देश में अभी भी 5,44,850 एक्टिव केस हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि देश में हर रोज़ ठीक होने वालों से ज़्यादा नए केस सामने आ रहे हैं, जिसके कारण देश में कोरोना एक्टिव केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत, अमेरिका और ब्राज़ील के बाद तीसरे स्थान पर आता है। इसके अलावा राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में एक दिन में 10,309 नए मामले सामने आए, जबकि 334 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा एक दिन में 6,165 मरीज ठीक भी हुए। वहीं नए केस सामने आने के बाद अब महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 4,68,265 हो गई, जबकि एक्टिव केस 1,45,961 हो गए। इसके अलावा मृतकों का आंकड़ा भी बढ़कर अब 16,476 पर पहुँच गया।
वहीं अगर अन्य राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 5,175 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 112 लोगों की मौत हो गई। नए मामले सामने आने के बाद राज्य में अब कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 2,73,460 पर पहुंच गया, जबकि मृतकों की कुल संख्या 4,461 हो गई। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि 24 घंटे में 6,031 कोरोना मरीज ठीक हुए, जबकि राज्य में अभी भी 54,184 एक्टिव केस हैं। वहीं इसी तरह आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 10,128 कोरोना मरीज सामने आए, जबकि 77 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कुल कोरोना केस 1,86,461 हैं, जबकि 1,681 कोरोना मरीज दम तोड़ चुके हैं। राज्य में एक दिन में 8,729 मरीज ठीक हुए, जबकि 80,426 एक्टिव केस हैं। वहीं आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में इलाज के बाद अब तक 1,04,354 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। तो वहीं देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक में भी कोरोना संक्रमण लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। राज्य में 24 घंटे में 5,619 नए केस सामने आए, जबकि 100 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी तरह अब राज्य में 1,51,449 कोरोना मरीज हैं। हालांकि इसमें 73,957 एक्टिव केस हैं और 74,679 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा 2,804 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो एक दिन में यहां 1,076 नए मरीज सामने आए, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में इस समय 10,072 एक्टिव केस हैं, जबकि 1,26,116 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में पिछले दिन 890 मरीज ठीक हुए। वहीं अगर कुल मरीजों की बात करें तो राजधानी में अब तक 1,40,232 लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 4,044 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां बीते दिन 4,078 नए कोरोना केस सामने आए, जबकि 40 लोगों की मौत हुई। नए केस सामने आने के बाद राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,04,388 हो गई, जबकि एक्टिव केस 41,973 हैं। इसके अलावा राज्य में अब तक कोरोना के कुल 1,857 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि इलाज के बाद 60,558 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। बीते दिन राज्य में 3,287 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी मिली है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 2,816 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 61 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 2,078 लोग ठीक होकर घर चले गए। राज्य में अब तक 83,800 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 58,962 लोग ठीक होकर घर चले गए। राज्य में अब तक 1,846 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है और अब राज्य में सक्रिय मामले 22,992 हैं। वहीं इसके अलावा अगर बात करें तेलंगाना की तो यहाँ 24 घंटे में 2,012 नए कोरोना केस सामने आए, जबकि 13 लोगों की अपनी जान चली गई। इस तरह राज्य में अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या 70,958 हो गई, जबकि मृतकों की मौत का आंकड़ा 576 पर पहुंच गया। इसके अलावा अगर ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो 24 घंटे में 1,139 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद से आंकड़ा 50,814 पर पहुँच गया। मौजूदा समय में 19,568 एक्टिव केस हैं। 2019 का मर्जर का ऑर्डर है, उसके ऊपर स्टे किया जाए, जो मुख्य रूप से याचिकाकर्ता द्वारा मांग की गई है। तो उस स्टे की सुनवाई 11 तारीख को होगी और खंडपीठ के जो निर्देश है एकल पीठ के लिए, उसमें कहा गया है कि कोशिश यही रहे कि एकल पीठ स्टे एप्लीकेशन को उसी दिन सुनवाई करके निस्तारित करे। वहीं दूसरी तरफ बिहार में बीते दिन इलाज के दौरान 13 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि 2,701 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। अब तक 369 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 64,732 संक्रमित मरीजों की पहचान हो चुकी है, जबकि 42,370 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बीते दिन राज्य में 1,610 मरीज ठीक हुए। राज्य में अब 21,992 एक्टिव केस हैं। वहीं इसके अलावा अगर अन्य राज्यों की बात करें तो असम में एक दिन में 2,284 नए केस सामने आए, जबकि 6 लोगों की मौत हुई। राज्य में कुल केस 50,446 हैं, जिनमें 14,429 एक्टिव केस हैं। इसी तरह राजस्थान में एक दिन में 1,166 नए केस दर्ज हुए, वहीं 13 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में कोरोना से अब तक 47,845 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 745 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर ठीक होने वालों की बात करें तो अब तक 33,849 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब 13,251 एक्टिव केस हैं।
तो वहीं देश के बाद अगर विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में अब तक 1,99,70,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जब तक 7,11,000 से ज़्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत वाली खबर यह है कि इलाज के बाद 1,21,60,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन चिंता का विषय यह है कि अब हर रोज़ 2.5 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के सबसे ज़्यादा अमेरिका प्रभावित है, जहां 49,73,000 से ज़्यादा लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं और अब 1,61,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बीते दिन की बात करें तो अमेरिका में 24 घंटे में 55,148 नए केस सामने आए, जबकि 1,311 मरीजों की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस समय अमेरिका में 22,71,000 से ज़्यादा मरीज़ हैं और 25,40,000 से ज़्यादा मरीज़ ठीक हो चुके हैं। वहीं अमेरिका के बाद ब्राज़ील का नंबर आता है और उसके बाद तीसरे स्थान पर भारत है। ब्राज़ील में बीते दिन 54,685 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 1,322 मरीजों की मौत हुई। अगर कुल केस की बात करें तो ब्राज़ील में 28,62,000 से ज़्यादा कोरोना मरीज़ हैं, जिनमें से 97,418 मरीजों की मौत हो गई और 20,20,000 से ज़्यादा कोरोना मरीज़ ठीक हो चुके हैं। ब्राज़ील में इस समय 7,44,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना संकट के बीच रूस ने दावा किया कि उसकी कोरोना वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में 100% सफल रही है। इस वैक्सीन को मॉस्को स्थित रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी एक संस्था गेमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है। वैक्सीन का ट्रायल 42 दिन पहले शुरू हुआ था। ट्रायल रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन की खुराक दी गई थी, उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई और किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं मिले। वहीं ट्रायल के परिणाम के बाद रूस सरकार ने वैक्सीन की तारीफ की है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर चेताया है। वहीं ब्रिटेन ने भी रशिया वैक्सीन के इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। हालांकि रूस सरकार का दावा है कि यह वैक्सीन अगस्त में रजिस्टर हो जाएगी, सितंबर में इसका मास प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा और साथ ही अक्टूबर में देश भर में टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक बयान में कहा कि महत्वपूर्ण है कि भारत और जापान अपने ट्रेड और बिजनेस रिश्तों का विस्तार करें। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि साथ मिलकर हम किसी भी मामले पर जीत हासिल कर सकते हैं, चाहे वो व्यापार हो, कूटनीतिक हो, इंडस्ट्री से जुड़ा मामला हो। उन्होंने कहा कि जापान हमारा एक विश्वसनीय और महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पार्टनर है और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का चौथा बड़ा निवेशक है। आज बीजेपी नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पहली पुण्यतिथि है। इस दौरान उन्हें एमपी के सीएम समेत कई बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। वहीं उनकी बेटी बांसुरी स्वराज ने उन्हें याद किया। बांसुरी ने फोटो शेयर करते हुए मां को याद किया और भगवान से अपना ख्याल रखने को कहा है। आपको बता दें कि पिछले साल सुषमा का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया था। वहीं बीजेपी की वह दिग्गज नेता थी। इस मौके पर बांसुरी ने ट्वीट कर लिखा कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वहीं बांसुरी ने लिखा कि माँ तुम हमेशा मेरे साथ शक्ति के रूप में हो, हे कृष्ण मेरी माँ का ख्याल रखना। आपको बता दें कि सुषमा पीएम नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में विदेश मंत्री रही थी। 2019 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीमारी के कारण चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। सुषमा के विदेश मंत्री के कार्यकाल के दौरान उनकी सक्रियता की काफ़ी तारीफ होती थी। वह बीजेपी की दिग्गज नेताओं में शुमार होती थी। सुषमा दिल्ली की सीएम भी रह चुकी थी। अटल बिहारी वाजपेयी के पीएम रहने के दौरान वह उनके मंत्रिमंडल में भी शामिल हुई थी। तो वहीं मुंबई में लगातार भारी बारिश और आंधी से स्थिति चिंताजनक हो गई। कई जगह पर जल जमाव के कारण ट्रैफिक जाम है। दक्षिण मुंबई में भी कई जगहों पर जल भराव हो गया। मुंबई, ठाणे और पालघर में रेड अलर्ट घोषित किया गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फ़ोन पर बात की। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि हाल ही में मुंबई के लोगों को निसर्ग चक्रवात से परेशानी में डाल दिया था। इधर मुंबई की मस्जिद और भायखला स्टेशन के बीच 2 लोकल ट्रेनें रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण फंस गई। सीएसटी से करजा जाने वाले कई यात्रियों को रेलवे कर्मचारियों ने बचाया। इधर कोलाबा क्षेत्र में 12 घंटे में 293.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो दक्षिण मुंबई के लोगों ने 46 साल के बाद अगस्त के महीने में देखी है।
कोलाबा में हवा की रफ्तार 106 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। मुंबई में भारी बारिश ने निसर्ग चक्रवात जैसी स्थिति पैदा हो गई। इसके मद्देनजर कई इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई। तो वहीं इसके अलावा 6 स्थानों पर दीवार और मकान गिरने का मामला सामने आया, जबकि 141 स्थानों पर पेड़ गिरने की शिकायतें आई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। सीएसएमटी से कुर्ला और सीएसएमटी से वाशी के बीच हर्बर लाइन बंद कर दी गई। मौसम विभाग ने मुंबई में गुरुवार को भी भारी बारिश की आशंका जताई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सतर्क और तैयार रहने का निर्देश दिया। साथ ही सीएम ने लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की। लगातार हो रही तेज बारिश के चलते देश के कई राज्यों में जलभराव हो गया। इसी बीच केरल के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक वायनाड और कोझिकोड जिले में भारी बारिश हो सकती है। लगातार बारिश के बाद भाका मंदाला में जलभराव हुआ और मलप्पुरम में भारी बारिश से चलियार नदी ओवरफ्लो हो गई। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाकी राज्यों में बिहार में बारिश के कारण बाढ़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। तो वहीं हरियाणा के पानीपत में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल विभाग ने चुलकाना रोड पर एक मेडिकल स्टोर मालिक को अवैध रूप से एमटीपी किट बेचते हुए काबू किया। बताया जा रहा है कि विभाग की टीम किसी अन्य मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई के लिए आई थी, लेकिन शिव मेडिकल स्टोर संचालक एमटीपी किट बेचता पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि एएनबी सुपरफास्ट में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।